नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस बनाने का मौका मिले, नई-नई जजमेंट्स के साथ, जो कि माननीय कोर्ट्स, भारत की जो कोर्ट्स हैं वो देती हैं समय-समय पे, तो वो आपके समक्ष लाने का मौका मिले। तो दोस्तों, आज हम एक नई जजमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एक जजमेंट 1 फरवरी 2022 की एक जजमेंट है। इस जजमेंट में जानने से पहले हम इसमें बात पे गौर करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक अपनी वसीयत छोड़ के जाते हैं और जो एक व्यक्ति को वो कुछ लिमिटेड ऑनरशिप देते हैं, और उस लिमिटेड ऑनरशिप के आधार पे क्या वो व्यक्ति अपनी कोई एक सील डीड करा सकता है। तो यही चीज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 14 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया है, और जो पुरानी जजमेंट्स है उसके बारे में भी डिस्कस किया है, और यही पाया है कि जिस व्यक्ति के पास कोई मैरिड वुमेन है, अगर कोई विडोअर है, अगर उनके पास लिमिटेड ऑनरशिप दी जाती है और सिर्फ उससे वो मेंटेनेंस ही डिराइव कर सकती हैं, और लिमिटेड ऑनरशिप से वो एक एब्सोल्यूट ऑनरशिप नहीं बन सकती हैं, अगर वसीयत की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो प्रॉपर्ली जो विल्स के अंदर जो इंटेंशन है जो बनाने वाले की, वो उसमें साफ-साफ में लिखा हो कि जो उनकी जो विडोअर है सिर्फ उनके पास एक लिमिटेड ऑनरशिप है, तो उस लिमिटेड ऑनरशिप से वो एक उनकी एब्सोल्यूट ऑनर नहीं बन सकती हैं, और उस आधार पे अगर कोई सेल डीड या कोई ट्रांजैक्शन की सेल डीड या ट्रांसफर की जाए प्रॉपर्टी, वो इलीगल मानी जाएगी, वो सस्टेनेबल नहीं मानी जाएगी, वो एक इलीगल होगी। तो यही चीज सेक्शन 14 को भी एक बार हम देख लेते हैं, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का बना हुआ है। ये सेक्शन के जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन 14 क्या कहता है। यही जजमेंट में भी हमें देखने को मिलेगा कि सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है। तो पहले हम उसको बार गौर कर लेते हैं। सेक्शन 14 ये कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू बी आर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी पोजेस की हो किसी फीमेल हिंदू ने और अक्वायर्ड की हो, या फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट 1956 के बाद जो ये एक्ट बना है, तो वो फुल ऑनर होगी, लिमिटेड ऑनर नहीं होगी। तो एक्सप्लेनेशन डिफाइंड किया है प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, लेकिन साथ में एक नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज भी है। इनमें ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 1 पे तभी अप्लाई करेगा, जो सेक्शन 1 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा अगर कोई व्यक्ति जो प्रॉपर्टी जो अक्वायर्ड की जाएगी विल से, या फिर किसी विल द्वारा, या गिफ्ट से, या फिर विल द्वारा, और कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, या फिर कोई डिग्री हो सिविल कोर्ट की, और या फिर कोई अवार्ड हो, जहाँ गिफ्ट हो, या फिर कोई वसीयत हो, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो और जो बताता हो कि इस प्रॉपर्टी का सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट है, मींस लिमिटेड एस्टेट है, रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट है, तो इस केस में सेक्शन 2 जो है 14 का 2 है वो एक तरह का नॉन ऑब्स्टेंटी क्लास माना जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर कोई गिफ्ट या विल द्वारा या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसमें, या फिर कोई अवार्ड होता है कोर्ट का, या फिर कोई डिग्री होती है, अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट लगाई गई है, तो फिर ये एब्सोल्यूट ऑनरशिप नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ एक लिमिटेड ऑनरशिप बन जाएगी। तो आइए अब हम इस जजमेंट के ऊपर गौर करते हैं। जो जजमेंट हाल ही में आई है 1 फरवरी 2022 की जजमेंट है। तो इसमें यही बताया गया है कि एक बिल थी जो 15/4/1968 ने जो बनाई थी, उनका नाम है, जो जिनकी तहत हो गई थी 17 नवंबर 1969 में, और आधी सेंचुरी लगभग हो चुकी है, मतलब 50 साल के आसपास हो चुकी हैं, मतलब जो वसीयत बनाने के बाद। तो बिल में कहा गया था कि आधी प्रॉपर्टी जो होगी वो उसके सन के पास जाएगी, जो वसीयतकर्ता के सन के पास जाएगी, और जो आधा पोर्शन होगा जो उनकी सेकंड वाइफ है उनके पास जाएगी। लैंड के डिटेल्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से हम चीजें थी, उस डिटेल्स पे ना जाते हुए हम आगे कुछ लीगल इश्यूज पे जाएंगे। तो फिर इसमें बताया कि
जो प्रॉपर्टी थी वो एंजॉयड की, जो विडोअर थी, जो उनकी सेकंड वाइफ थी, उन्होंने एंजॉय की प्रॉपर्टी को। और लेकिन जो कुछ सालों के बाद एक पहले राउंड ऑफ लिटिगेशन थी जो कि सेकंड वाइफ की जो डॉटर थी उन्होंने फाइल की थी सब जज कोर्ट में, करनाल में, कोर्ट ऑफ सब जज फर्स्ट क्लास कोर्ट करनाल की कोर्ट में फाइल की थी। उसमें डिक्लेरेशन मांगा था कि जो प्रॉपर्टी है जो पूरी की पूरी, मतलब जो प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उनकी मदर के नाम है। ऐसे डिक्लेरेशन की उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया था और उसमें कहा था कि वो एक प्रॉपर्टी की ऑनर हो चुकी हैं और जिसकी वजह से डिग्री जो थी पास हुई 15/1/1986 में। और फिर इसके में आगे बताया है कि ये माना गया कि जो सूट था वो कोल्यूसिव था, मतलब आपस में कोल्यूसिव सूट होता है कि दोनों पार्टीज आपस में जो फाइल कर दें कुछ इंटरेस्ट लेने के लिए, कोई भी ए और बी पार्टीज आपस में मिल जाएं तो फिर एक सूट फाइल कर देते तो उसे कोल्यूसिव सूट कहते हैं। तो उसमें बताया कि डिग्री जो थी वो पास हुई और जो फिर उसमें बताया कि जो उनकी जो डॉटर ने एक लीज डीड थी वो किसी एक व्यक्ति को दी थी और उसमें कहा कि जो लैंड थी उसकी एक लीज डीड दे दी जो उनके उसमें जिसमें उनका जो भी उनकी मदर का जो लिमिटेड शेयर था। तो उसके आधार पे फिर जो अपीलेंट थे जो कि वसीयतकर्ता के जो सन थे उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया और मांगा कि डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजेक्शन मांगा बिफोर सीनियर सब जज करनाल के पास। उन्होंने दोनों सबको पार्टीज बनाया, जो मतलब जो वसीयतकर्ता की जो विडोअर थी और उनकी बेटी और जिनके पास लीज गई थी उन सबको पार्टीज बनाया। तो उन्होंने यही बताया कि उस सूट में यही इशू उठाया कि जो विडोअर थी उनके पास सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट था और सॉरी विडो और गलत यूज कर रहा हूँ, विडो जो उनका जो था कि जो सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो लिमिटेड था और डिक्लेरेशन जो है डिक्लेरेशन थी वो एक कोल्यूजन से ली गई थी जो कि उनकी जो पहली जो सूट फाइल किया था उनकी जो डॉटर ने सूट फाइल किया था उन्होंने कोल्यूजन से फाइल किया था। और लीज डीड है वो एक तरह का बोगस डॉक्यूमेंट है और उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो अपीलेंट है वो कि जो अपीलेंट के जो अफेक्ट जो राइट्स हैं अपीलेंट के उसमें पूरे बनते हैं क्योंकि डिमाइस के बाद जो विडो की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की सारी अपीलेंट के पास जो कि वसीयतकर्ता के सन के पास चली जाएगी। तो फिर सूट को जो कॉन्टेस्ट किया था विडो ने, जो उनके वसीयतकर्ता की जो विडो थी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और अदर जो बाकी जो डिफेंडेंट्स थे मींस विडो की जो डॉटर थी और जिनके पास लीज गई थी उनको एक्स पार्टी ट्रीट कर दिया गया। और फिर एक डिग्री पास हुई 27 सितंबर 1995 में पास हुई और उसमें बताया गया कि अपीलेंट ने मजलिस जो वसीयतकर्ता के जो सन थे उन्हें प्रूव कर दिया कि जो केस जो है वो सेक्शन 14(2) हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जो है वो पाया गया है कि जिसमें कहा गया कि लिमिटेड ऑनरशिप है, जो भी अभी मैंने डिस्कस किया सेक्शन के बारे में। और क्या कहते हैं और इस जो अफेक्ट्स हैं कि ये इसका जो एब्सोल्यूट ऑनर होगी वो नहीं, क्योंकि एक एक्सेप्शन है सेक्शन 14(2) का कि अगर डिग्री मतलब जो कोई गिफ्ट हो या कोई लीज हो जो गिफ्ट हो या विल हो जिसमें कहा दिया जाए कि रिस्ट्रिक्टेड ऑनरशिप रहेगी तो ऐसे में से जो है उसके जो बेनिफिट्स होंगे सेक्शन 14(1) के वो नहीं माने जाएंगे। और फिर क्योंकि जो विडो थी उनके पास सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड राइट ही था तो फिर बाद में बताया कि फिर इसके बाद बताया कि एब्सोल्यूट एस्टेट नहीं है उस प्रॉपर्टी की, तो इसलिए लीज डीड थी वो लीज जो बनाई थी जो उसकी डॉटर ने लीज डीड बनाई थी उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो फिर आगे देखिए फिर जो थी फिर इसमें आगे बताया कि जब सूट पेंडिंग था तो फिर उसी में जो विडो ने 2 सेल डीड्स थी वो मतलब एक पार्टी को दे दी और दूसरी एक लेडी को दे दी जो कि अलग अलग डिस्क्रिप्शंस बताया गया है इन दोनों में। तो फिर एक और सेल डीड बनाई उसमें एग्जीक्यूट कर दी इन द फेवर ऑफ एक और पर्सन के नाम जिसकी जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है। और फिर आगे देखिए कि जब सूट पेंडिंग ही था तो मतलब जब पेंडिंग थी जो अपील जो इन्होंने साथ में अपील फाइल की थी उस डिग्री के ऊपर
और अपील जब अपील पेंडिंग थी तभी फिर जो है सेल डीड थी वो करा दी गई 3 व्यक्तियों के अलग अलग नाम पे। फिर बाद में विडो की भी डेथ हो गई। ये बताया कि जो वसीयत करता थी जो विडो थी उनकी भी डेथ हो गई। और फाइनल जो अपील जो डाली थी विडो ने, जो वसीयत करता की जो विडो ने जो अपील डाली थी वो भी डिसमिस कर दी गई। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज करनाल के थे उन्होंने डिसमिस कर दी थी 15/4/1999 में। फिर उसके बाद जो अपील थी एक जो जिसके नाम पे सेल डीड डाली गई थी वो भी डिसमिस हो गई क्योंकि वो जो है नोटिस जो है वो सर्व नहीं कर सके थे। फिर थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन थी। जो विडो थी उन्होंने एक सेकंड अपील फाइल की, रेगुलर सेकंड अपील फाइल की थी सेक्शन 14 ऑफ द पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 के तहत। उस रेगुलर सेकंड अपील भी डिसमिस हो गई। उसका RSA का नंबर था जो डिस्क्राइब किया गया है। और फिर उसके बाद बताया कि स्पेशल लीव पिटीशन मीन सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशल लीव पिटीशन डाली, वो भी डिसमिस हो गई 29 अप्रैल 2002 में। और इसके बाद बताया कि जो विडो थी उनकी भी डेथ हो गई थी 26/8/1999 में ही डेथ हो गई, 1999 में ही डेथ हो गई। तो ये सारा बताया कि ये सारी स्टोरी थी वो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन। तो मीन्स ये कंक्लूजन ये निकल के आया कि पहले तो मतलब जो पहले तो एक कोल्यूसिव समराइज करते हैं पहले सारी पोजीशन को। पहले तो एक कोल्यूसिव एक सूट फाइल किया था डॉटर ने कि इसे डिक्लेरेशन किया जाए। तो फिर बाद में अभी मतलब जो विडो की जो डॉटर थी उन्होंने सूट फाइल किया था कि एक डिक्लेरेशन दी जाए कि ये इस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर है। फिर बाद में जब उनके सन को पता चली बात तो सन ने भी एक सूट फाइल किया। तो उन्होंने बताया कि 14(2) के अंदर ये लिमिटेड ऑनर है, लिमिटेड ऑनर के बेसिस पे जो इनका राइट नहीं बनता है। तो फिर जो कोर्ट थी जो सब जज की जो कोर्ट थी करनाल की मतलब सिविल सूट की मतलब सिविल जज की कोर्ट थी, उन्होंने सन के फेवर में की थी। जो डिग्री थी वो सन के फेवर में करती थी। और फिर बाद में अपील फाइल की थी। अपील फाइल करने के दौरान ही वो जो लीज थी और मतलब जो लीज थी तो वो भी मतलब उसको सेट असाइड कर दिया गया था। फिर बाद में उन्होंने फर्स्ट अपील फाइल की थी। फर्स्ट अपील को भी डिसमिस हो गई थी। फिर उसके बाद सेकंड अपील डाली गई थी, वो भी डिसमिस हो गई थी। फिर बाद में ये एक स्पेशली पिटीशन डाली, वो भी डिसमिस हो गई। तो ये कहा ये सारा तो जो है फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन था। फिर सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में बताया कि अपीलेंट ने फिर एक सिविल सूट फाइल किया और उसमें कहा कि जो सेल डीड बनाई गई थी, जो विडो ने जो सेल डीड बनाई थी जो 3 पर्सन्स के नाम पे, उस सेल डीड को जो वो सेल डीड भी मतलब उस सेल डीड को भी सेट असाइड किया। तो सूट जो था वो डिक्री कर दिया गया उन द फेवर ऑफ अपीलेंट। मींस सेकंड जो सूट फाइल किया कि जो विडो ने जो वसीयत करता कि जो विडो ने अलग अलग 3 वो सेल डीड्स बनाई थी उसको भी उसके लिए अलग से सिविल सूट फाइल किया गया, वो भी डिक्रीड हो गया अगेंस्ट द फेवर ऑफ द अपीलेंट। लेकिन फिर आगे बताया कि उसमें बताया कि उसमें यही चीज बताया कि क्योंकि जो विडो के पास सिर्फ एक लिमिटेड ऑनरशिप थी तो वो पूरा राइट नहीं बनता था उनके लिए और कोई चेंज इन लॉ भी नहीं था। तो सेल डीड जो एग्जीक्यूट की गई तो वो अनसस्टेनेबल थी अगेंस्ट द डिग्री ऑफ द लोअर कोर्ट। तो फिर इसके बाद फिर वही कंस्ट्रक्शन हुई ऑन द मतलब कंस्ट्रक्शन की सेक्शन 14 और 14(2) ऑफ एक्ट में। और फिर द कोर्ट ने डिग्री ऑफ पोजेशन दी थी वो भी अपीलेंट को दे दी गई क्योंकि वो राइटफुल ऑनर थे उसके। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि आगे जो लीगल जो जिनके फेवर में सेल डीड की थी उन्होंने अपील फाइल की, जो कि प्रेफर्ड अपील फाइल की जजमेंट के अगेंस्ट, जो कि डिसमिस हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड अपील फाइल की हाई कोर्ट में, RSA के नाम जो होता है उसकी अपील फाइल की। अब जो जिनके फेवर में सेल डीड गई थी उन्होंने आगे सेकंड रेगुलर सेकंड अपील फाइल की और इसमें जो सेकंड अपील में कुछ जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किया। एक भी तुलासम्मा एंड अदर्स वर्सेस शेषा रेड्डी की जो जजमेंट थी जो कि 1977 में आई थी, उसमें बताया गया था कि उस जजमेंट पर रिलायंस किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो विडो के पास थे वो एक एब्सोल्यूट ऑनरशिप हो जाती है क्योंकि
वो क्योंकि इस जजमेंट में ये डिस्कस किया गया था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर विडो उससे मेंटेनेंस ले रही हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी डिराइव करती हैं, तो वो एक एब्सोल्यूट ऑनरशिप बन जाती है एज पर द जो मतलब जो जजमेंट में ये डिस्कस किया गया था। और फिर इसमें बताया कि क्योंकि एब्सोल्यूट ऑनर बन जाती तो फिर उनके पास पूरी कॉम्पिटेंसी रहती है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की। फिर उसके बाद एक जो दूसरी जजमेंट्स पर भी रिलाई किया गया, और फिर एक शकुंतला देवी की जो जजमेंट्स थी, और साथ में ये बताया कि फर्स्ट जो डिग्री जो थी फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन की, वो एक रेस जुडिकाटा नहीं मानी जाएगी सेकंड जजमेंट पे, और इस पे एक शकुंतला देवी एंड कमला की जो जजमेंट थी इस पे भी रिलाई किया गया। अब एक रेस जुडिकाटा को भी पहले एक बार हम समझ लेते हैं होता क्या है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा जो उनके लिए आसानी होगी जो लीगल बैकग्राउंड से ज्यादा नहीं है, कि एक बार कोई कोर्ट एक किसी इशू को डिसाइड कर दे और सेकंड बार वो अगर वही इशू अगर आप लेके कोर्ट में जा रहे हो तो वो बार्ड होगा। वो सेम इशू पर आप अगर पार्टीज दोनों सेम पार्टीज के बीच में वो इशू ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और सेकंड एक राउंड ऑफ लिटिगेशन सेकंड कोई केस अगर आप फाइल करते हैं तो वही सेम पार्टीज के बीच में हो और सेम इशू ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया जाए, तो सेकंड सूट आप वो फाइल नहीं कर सकते, तो उसको हम रेस जेडुकाटा कहते हैं। और एक कंस्ट्रक्टिव रेस जेडुकाटा भी होता है, उसके लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्या होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जेडुकाटा, लेकिन बस इतना समझ लेते हैं कि रेस जेडुकाटा होता क्या है। तो उन्होंने यही बताया कि चूंकि जो एक जजमेंट का रिलायंस किया था, उन्होंने बताया कि जो पहली जो डिग्री थी वो उसके बेसिस पे एक रेस जुडिकाटा नहीं माना जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन के। और फिर लॉ के ऊपर रिलाई किया, शकुंतला देवी वर्सेस कमला एंड अदर्स की एक जजमेंट थी, उस पर एक रिलाई किया लॉ के ऊपर। फिर आगे बताया कि रिस्पोंडेंट जो थे बोनाफाइड परचेजर थे जिन्होंने केस फाइल किया था, और उनकी जो राइट्स हैं प्रोटेक्टेड होने चाहिए सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। और फिर अपीलेंट ने कंटेंट किया, जो कि यहाँ पर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, अब वो चूंकि जो वसीयतकर्ता के सन थे तो वहाँ पे एक रिस्पोंडेंट रहे थे, तो उन्होंने कंटेंट किया, डिफेंस किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होना चाहिए इस केस में, क्योंकि विडो जो थी उनका एक लिमिटेड एस्टेट था और जो राइट था वो सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जो स्पेशली पिटीशन थी वो ऑलरेडी डिसमिस हो चुकी थी, और ऑलरेडी अपीलेंट के पास पोजेशन है उस प्रॉपर्टी की। और आप जो एग्जीक्यूशन जो है वो जजमेंट्स का अंडर चैलेंज है, जो एग्जीक्यूशन जो मतलब जो है हाई कोर्ट के सामने समक्ष में उन्होंने वो चैलेंज कर रखी है जजमेंट्स के बेसिस पे। और फिर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट्स थी इम्प्यून जजमेंट्स थी 22/2/2018 की जो एक और जजमेंट दी, और उसमें 3 एस्पेक्ट्स थे वो डिस्कस किया गया। कि पहला डिस्कस ये किया कि जो पहली राउंड ऑफ लिटिगेशंस थी वो क्या रेस जुडिकाटा थी अपील की। सेकंड इशू को डिस्कस किया कि जो विडो थी उनका क्या लिमिटेड राइट था, जो लिमिटेड राइट था सूट प्रॉपर्टी में वो क्या एब्सोल्यूट राइट बन गया है सेक्शन 14(1) के तहत, क्योंकि जो बिल दी गई थी वो क्रिस्टलाइज्ड हो गई है सेक्शन 14(1) ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत। फिर क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ, हाई कोर्ट वाज मैंडेटेड टू फ्रेम अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन डिसाइडिंग द सेकंड अपील। तो फिर बाद में डिस्कशन की उन्होंने, हाई कोर्ट ने जो लीगल प्रिंसिपल्स थे शकुंतला देवी के उसमें अप्लाई किए इस केस में, और कहा कि उस केस में क्या हुआ था जो शकुंतला देवी के केस में, तो उस केस के जो प्रिंसिपल अप्लाई किए, और उन्होंने कहा कि उस केस में एक उत्तम दासी कोई सक्सेसर थी प्रॉपर्टी के और सेम राइट्स थे, मतलब एलिनेट किए थे सेल डीड से और गिफ्ट डीड से। तो जो डॉटर थी जो उत्तम दासी की तकामी, उन्होंने सक्सेसफुली चैलेंज किया था एलिनेशन को, और डिग्री जो थी वो फाइनल हो गई थी। उत्तम दासी जो थी वो उन्होंने एक विल थी, उसके बाद एक विल एग्जीक्यूट की थी सेम सूट प्रॉपर्टी के ऊपर। और फिर तिकामी ने एक सूट फाइल किया था पोजेशन पे की प्रीवियस डिग्री थी वो, और उसमें बताया कि वो एक उसकी एक एब्सोल्यूट मतलब ऑनरशिप राइट आ चुका है इस प्रॉपर्टी में। तो कोर्ट ने बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा वहां पे अप्लाई होता है। ये सब उस केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि शकुंतला देवी का केस था। फिर उसने बताया कि बाय द टाइम सेकंड डिग्री वाज ट्राइड, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गई थी वी तुलसमा एंड अदर्स की, और उसमें बताया था कि सेक्शन 14 ऑफ एक्ट क्या कहता है कि जो बेनिफिशियरी होंगे विल के, जो उत्तम दासी जो सच एज उत्तम दासी विद लिमिटेड राइट्स थे, वो एक एब्सोल्यूट ऑनर माने जाएंगे। तो ये शकुंतला देवी की जजमेंट को अप्लाई किया था। शकुंतला देवी की जजमेंट में वी तुलसामा की जो केस था उसके ऊपर उन्होंने रिलायंस किया था, और उन्होंने ये बताया था कि
अगर कोई व्यक्ति लेडी है उसके पास कोई मतलब विल द्वारा कोई प्रॉपर्टी आती है तो जो लिमिटेड राइट्स हैं वो उसके एब्सोल्यूट राइट्स बन जाते हैं। और फिर उसके बाद बताया कि लॉ जो था वो अल्टर्ड हो गया था सिंस द फर्स्ट डिग्री डिक्लेरेटिव डिग्री में, तो सेम जो लॉ था, सेम जो प्रिंसिपल्स थे ऑपरेट नहीं होंगे रेस जडुकाटा के ऊपर अगर उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना हो तो जजमेंट की थी कहा कि वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं थी और एक सिंपलिस्टर थी। और फिर आगे देखते हैं, फिर आगे भी बताया कि फिर उसमें आगे बताया कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो क्लेम था वो मेंटेनेंस का जो होता है वो एक प्री एग्जिस्टिंग राइट था और ट्रांसफर कर देना एक कोई नया राइट नहीं माना जाता बल्कि एक कंफर्म किया कि एक प्री एग्जिस्टिंग राइट था। तो ऐसे में सेक्शन 14 जो 2 था वो इसे इंटरप्रेटेड नहीं किया जाएगा और अदरवाइज वो होगा डाइल्यूट कर दिया जाएगा सेक्शन 14 और 14(2) ऑफ द एक्ट के ऊपर। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई न्यू टाइटल क्रिएट करता है वाइफ के फेवर में, तब सेक्शन 14(2) जो है वो प्ले में आएगा और कोई जहां कोई इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं होगा। तो ऐसे केस इसको डिस्कशंस की और क्योंकि यही बताया कि उस प्रॉपर्टी से उसको सिर्फ मेंटेनेंस मिलनी थी, तो चूंकि मेंटेनेंस लेडी को मिलनी थी इसलिए वो उसका एक एब्सोल्यूट राइट बन जाता है। हाँ, अगर वो उसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था अगर बना होता तो तब फिर 14(2) एप्लीकेबल होता। इसलिए सेक्शन 14(2) को जो प्रोविजन इस तरीके से इंटरप्रिटेटेड किया, जो पिछली जो 2 जजमेंट्स आई थी, वी तुलसामा की और एक शकुंतला देवी की जजमेंट को रिलाई कर किया और फिर उसमें जो कहते फेवर था वो अपीलेंट के अगेंस्ट किया। वो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब फिर सेक्शन आर्ग्यूमेंट्स को भी डिस्कस किया। फिर देखिए सेक्शन 14 को यहाँ ही लिखा गया है। अब उसने बताया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रॉपर्टी जो प्रोसेस ली जाती है वो उसका एक फुल ऑनर बन जाता है और नॉट लिमिटेड ऑनर, यानी प्रॉपर्टी जो अगर में मारी जाएगी फुल ऑनर, वो इसके लिमिटेड ऑनर नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ 14 यही डिफाइन करता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर डिफाइन करता है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, उसके ऊपर डिफाइन किया। और सब सेक्शन 2 यही बताता है कि वो एक नॉन अब्सटेंटी क्लॉज है। तो जो प्रोविजन यही बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट द्वारा, बिल द्वारा या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा या फिर डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट के द्वारा बनाई जाती है तो फिर कोई जो साथ में दे कांट बी अ फैक्टर इन द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू गिव अ लिमिटेड स्टेट। लेकिन साथ में ये बताया कि जो विल जो है वो एक लिमिटेड स्टेट थी, मतलब जो विडोअर के ऊपर, और साफ साफ जो वसीयत करता थे, जो टेस्टेटर थे, उन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि उससे वो इनकम जो है वो डिराइव करेगी ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। फिर साथ में ये भी बताया कि इनकम जो थी वो मेंटेनेंस के लिए थी, ना कि प्रॉपर्टी के लिए। तो और साथ साथ क्लैरिफिकेशन ये भी बता रखा है कि जब तक वो विडो जीवित रही तो अपीलेंट क्लैरिफिकेशन ये भी दिया हुआ था कि और जब विडो की जो लाइफ जीवन खत्म हो जाएगा विडो का, तो फिर वो प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो वापस जो है उनके जो सन के पास चली जाएगी। रिमेनिंग जो हाफ पोर्शन था उनके सन के पास चला जाएगा। तो साफ से ये कह रखा था कि ये साफ साफ स्पेसिफाई कर रखा था कि जो विडो की जो लाइफ होगी वो जो है प्री डिसीजेस जो याचिकर्ता से याचिकर्ता वसीयतकर्ता से बता रखी थी उन्होंने कि ऑल प्रॉपर्टीज विल गो टू द अपीलेंट। अगर वो विडो की जो डेथ है पहले अगर हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी जो है अपीलेंट के फेवर में जाएगी। तो इसमें साथ में ये भी बताया कि जो वसीयतकर्ता थे उनके 6 बच्चे थे, एक सन था और 4 डॉटर्स थी, और जो विल थी वो एग्जीक्यूटेड कर दी थी तो तब इनकी एक डॉटर जो थी अनमैरिड थी। और फिर साथ में बताया कि परफॉर्मिंग द मैरिज, अगर उसको विडो को नहीं बताया कि अगर बिल में साफ ये भी लिखा था कि अगर शादी करनी हो उस डॉटर की तो अगर उस विडो को वो पैसे चाहिए हो तो वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकती है, और जो मनी आएगा और जो कि इनकम मनी आएगा उस प्रॉपर्टी से वो टू गेन इनकम इवन प्रायर टू द मैरिज, वो उस विडो के पास पूरा राइट रहेगा, उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज भी कर सकती है और उसके बाद जो है शादी से चाहे वो अपनी लड़की की शादी करने से पहले जो काम होगी। तो ये 7 चीजें बताई हैं उन्होंने कि ये इंटेंशन क्या थी उनकी टेस्टेटर की सारी इंटेंशन बताई है कि इनकम जो ड्राइव होगी जो भी होगी वो सेकंड वाइफ के पास जाएगी वैसे मेंटेनेंस पे तौर पे, और एज फार एज द प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड। और प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया था, एक हाफ था वो सन मतलब अपीलेंट जो कि जो सन थे उनके पास जाएगी और जो कि उनके एब्सोल्यूट शेयर थे,
वाइफ को सिर्फ लिमिटेड शेयर स्टेट तक ही दी गई थी। ये उन्होंने इंटेंशन थी, उनकी वसीयतकर्ता की इंटेंशन थी। तो और साथ में बताया था कि जीवन खत्म होने के बाद, जीवन जाने मतलब ये सिर्फ लिमिटेड ऑनरशिप तब तक होगी जब तक वो जीवित रहेंगे। उसके बाद वो उसके जो एब्सोल्यूट एस्टेट होगी, मतलब एब्सोल्यूट ऑनरशिप जो होगी, वो फिर वापस उनके सन के पास चली जाएगी। तो अब यहाँ पे यही बताया, काउंसिल ने कंटेंट किया कि जो प्रॉपर्टी थी वो लाइफ स्टेट पूरी लाइफ तक नहीं दी गई थी, सिर्फ उसको इन द लिeu ऑफ रेकग्निशन एनी प्री एग्जिस्टिंग राइट। तो ये बताया कि रेस जुडिकाटा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और हाई कोर्ट ने यहाँ पर एरर कर दी थी, क्योंकि लॉ की एज इफ लॉ हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट राउंड ऑफ द लिटिगेशन। तो साथ में बताया कि हाई कोर्ट ने शकुंतला देवी के जो केस थी उसको गलत तरीके से अप्लाई किया है, क्योंकि वो जो शकुंतला देवी का जो केस था वो उसमें विल थी वो 1935 में बनाई गई थी, जो कि जो लॉ जो एक्ट जो बना गया था वो 1956 में बनाया गया। तो ये प्री 1956 की विल से ऊपर था, और जजमेंट जो एक कोई प्रेसिडेंट नहीं मानी जाएगी उस जजमेंट को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी और यहाँ पे प्रॉपर्टी थी वो सेल्फ एक्वायर्ड थी वसीयतकर्ता की, और उसके पास पूरा राइट था कि वो विल जैसे चाहे वो एग्जीक्यूट करा सकता था अपनी में। तो यही चीज उन्होंने डिस्कस की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बताया कि शकुंतला देवी का जो था वो वीर तुलसमा का जो एप्लीकेबल है, जो जजमेंट्स के ऊपर इन्होंने गौर किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने बताया कि जो सिंस अगर तभी एप्लीकेबल होंगे जब वो एब्सोल्यूट ऑनर होंगी, और section case she was an absolute owner and she was entitled to sell the land and respondent was bona fide buyers who were protected under section 41 of the TPA। तो रिस्पोंडेंट की एक कंटेंशन थी, देखिए यहाँ पर थोड़ा एरर कर दिया मैंने बताया था, रिस्पोंडेंट की कंटेंशन थी कि शकुंतला देवी की जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल होगी यहाँ पे, और एक विल तुलसामा की भी जजमेंट एप्लीकेबल होगी, और चूंकि वो उससे वो एक एब्सोल्यूट ऑनर हो चुकी थी तो उनके पास पूरा राइट था कि वो जमीन को बेच सकें, और एक चूंकि जो रिस्पोंडेंट है वो बोनाफाइड बायर्स है तो उनको प्रोटेक्शन दी जाए सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का सारे डिस्कशन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया। अब उस व्यू में क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि ये दोनों क्वेश्चंस जो डिस्कस किए गए वो अपीलेंट के फेवर में जाने चाहिए। तो कि पहली चीज ये डिस्कस की कि जो विडो थी वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर थी होती सेक्शन 14(1) ऑफ द एक्ट के तहत, अगर और इन द व्यू ऑफ द विल एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 42 वुड अप्लाई। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये डिस्क्राइब किया कि क्या जो विडो थी उनका जो सेक्शन 41 के अंदर वो क्या एब्सोल्यूट ऑनर मानी जाएंगी, या फिर जो विल जो जिस हिसाब से बनाई गई है उस हिसाब से सेक्शन 14(2) के अंदर वो एक लिमिटेड ऑनर होंगी। और फिर सेकंड क्वेश्चन ने बताया कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन जो थी वो की खत्म हो चुकी थी, इस कोर्ट में डिस्पोज हो गई थी, अपीलेंट मतलब जो अपीलेंट के फेवर में गई थी, और चूंकि वो डिसमिस हो गई थी उनके फेवर में मतलब रिस्पोंडेंट्स की। तो क्या जो ये एक फर्स्ट एंड रमादेवी को बट जो क्या इफेक्ट माना जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन का, जो कि अपीलेंट और जो विडो थी उनके बीच में डिस्पोज हो गई थी, जिसमें दो बेनिफिशियरीज थे विल के। तो अब इन्होंने कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोनों आंसर्स हैं वो अपीलेंट के फेवर में जाएंगे, और जो अपील जो इम्प्यून जजमेंट है मींस जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो एक अनसस्टेनेबल मानी जाएगी। तो इसमें यही डिस्कशन निकल के आया कि उस जजमेंट को भी उन्होंने डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि ये तुलसामा के जजमेंट के कंटेंट्स है, उन्होंने यही चीज मेंशन की है। उसके कंटेंट्स को ना जाते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि सेक्शन 14(2) जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट और न्यू टाइटल जो था अगर आएगा तब वो सेक्शन 14(2) मानी जाएगी, एप्लीकेबल होगा। और चूंकि जो प्रॉपर्टी थी वो एक प्री रिकॉग्नाइजेशन नहीं था, प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था इस केस में, इसमें सिर्फ इसलिए वो एक चूंकि प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था तो इसलिए वो उसको सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड स्टेट के अंदर ही माना जाएगा, और जो सेक्शन 41 का जो यहाँ पर ऑपरेट नहीं होगा, इसलिए चूंकि वो एक लिमिटेड ऑनरशिप ऑलरेडी टेस्टेटर ने लिख के दिया हुआ था, और ये राइट भी जो था वो एक न्यू राइट टाइटल क्रिएट किया गया था, जो कि विडो की मतलब विडो के पास जो वसीयतकर्ता की जो विडो थी उनके पास एक न्यू राइट क्रिएट किया गया था। तो ऐसे केस में सेक्शन 14(1) ऑफ द एक्ट जो होगा वो ऑपरेट नहीं होगा।
तो साथ में ये भी बताया कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन 14(1) का यही होता है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो, इन केस अगर लिमिटेड इंटरेस्ट हो, जब लिमिटेड इंटरेस्ट होगा तब इट ओज इट्स ओरिजिन टू द लॉ एज स्टूड देन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिंदू मेल हु own self-acquired property is unable to execute will, giving a limited estate to the wife if all other aspects including maintenance are care of। तो यहाँ पर यही चीज बताया कि साथ में बताया कि if the wife is inherited under the will it would be sustainable but if the limited estate is given it would mature into an absolute interest irrespective of the intent of the testator that can't be objective in our view। तो यहाँ पर यही बताया कि इस केस में जो वसीयत करता थे उन्होंने सारी केयर की अपनी वाइफ की। उन्होंने कहा कि उस प्रॉपर्टी से वो मेंटेनेंस लेती रहेंगी और जो रेवेन्यू जनरेटेड होगा वो सिर्फ उन्हीं के पास ही जाएगा उस प्रॉपर्टी से। लेकिन उस साथ में उन्होंने ये भी विश की थी कि उसकी वो लिमिटेड लाइफ तक की उसका लिमिटेड मतलब ऑनरशिप ही रहेगी, मतलब लिमिटेड राइट्स ही रहेंगे, क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट तक ही मिलेगा उनको। और सेकेंड वाइफ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो मतलब जो उनकी जो लाइफ के खत्म होने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो उनके सन के पास चली जाएगी। तो जो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14(2) थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। और चूंकि अब यहाँ पे ये भी बताया कि जो सेल डीड बनाई गई थी वो एक सस्टेन नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए जो प्रॉपर्टी जो बेची गई थी वो यहाँ पे उस मतलब सेल डीड को सस्टेनेबल नहीं माना। कहा कि रिस्पोंडेंट जो थे वो उस पर भी डाउट होता है, क्योंकि अनडाउटली एक कंक्लूसिव डिग्री थी, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए रिस्पोंडेंट के जो बोनाफाइड परचेजर है, तो ये चीज भी उन्होंने कहा कि कैन हार्डली बी सेड टू बी क्लासिफाइड एज द बोनाफाइड परचेजर। उस पर भी डाउट क्रिएट किया गया कि अनडाउटली एक कंक्लूसिव डिग्री मानी जाएगी उन दोनों के बीच में जो हुई थी जो सेकंड वाइफ, क्योंकि उनका एक लिमिटेड स्टेट ही था। तो ये सारे जो अपील थी वो अपीलेंट के फेवर में गई, और चूंकि उनका लिमिटेड स्टेट था तो और पहले भी उन्होंने डिस्पाइट हैविंग लॉस्ट राइट टिल सुप्रीम कोर्ट द सेल डीड वर इंटरवीनिंग फैक्टर्स। तो पहला केस भी वो उनका डिसमिस हो चुका था, उसके बाद भी उन्होंने सेल डीड बनाई। और ऐसे केस में फिर उन्होंने बताया कि शकुंतला देवी का जो हाईकोर्ट ने जो जजमेंट पर रिलायंस किया है वो मिसप्लेस्ड है, वो मेंटेनेबल नहीं है। और ऐसे केस में फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन जो थी वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो रॉन्गली हाईकोर्ट ने रॉन्गली प्रोसीड कर लिया कि फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन और बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये अपील है डिस्पोज कर दी, और उन्होंने कहा कि ये बोनाफाइड परचेजर नहीं है और ये ड्यूबियस कैरेक्टर बट ड्यूबियस इन कैरेक्टर समहाउ डिनाई अपीलेंट राइट्स कन्फर्ड अंडर द बिल रिस्पोंडेंट्स बीइंग द थर्ड पार्टीज। तो देखिए यही था कि अपील जो थी उसकी जो नीचे की जो कोर्ट्स थी उसकी जजमेंट को अफर्म्ड कर दिया और हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन यही निकल के आया है कि कोई भी वसीयत करता, अगर कोई वसीयत छोड़ता है, अगर उसका कोई लिमिटेड ऑनरशिप देता है कि इस प्रॉपर्टी से आप मेंटेनेंस ले सकते हो, जो अपनी मतलब जो विडो के लिए कोई भी वसीयत छोड़ के जाते हैं और उसमें कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी में आप सिर्फ मेंटेनेंस ले सकते हो, जो अर्निंग डिराइव कर सकते हो, लेकिन आपकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी का जो राइट है वो वापस उसके पास चला जाएगा, किसी थर्ड पर्सन के पास जो या फिर किसी अपने दूसरे लीगल हेयर के पास चला जाएगा। तो ऐसे में सेक्शन 14(2) जो है वो एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 14(1) के अंदर वो उसके पास जो वाइफ होंगी उसके पास एब्सोल्यूट ऑनरशिप नहीं आएगी। यही ये जजमेंट है वो ये बताती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी जानकारी हेतु वीडियो रहा होगा। लेंथी जजमेंट थी तो थोड़ा सा मतलब अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।